आज रेड बस के थ्रू भारत में हर साल करीब 8 करोड़ से ज्यादा टिकट्स बुक किए जाते हैं। वहीं भारत में होने वाले सारे ऑनलाइन टिकट्स में 75% मार्केट सिर्फ रेड बस का है। इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, पेरू जैसे 6 कंट्रीज में करीब 1 लाख रूट्स पे आज रेड बस काम कर रही है। और अगर इनका ग्रॉस मार्जिन वैल्यू देखें तो 2018 में वो 50 बिलियन का था और 2020 में बढ़ के वो 57 बिलियन का हो गया। ये एक वीडियो आपके लिए पूरी स्टार्टअप गाइड है बिजनेस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को समझने के लिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है फनिंदर सामा से, जो कि बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब किया करते थे। अक्सर छुट्टियों में फनिंदर सामा बस लेके अपने घर वापस जाया करते थे। लेकिन एक बार दिवाली की छुट्टियों में इनको बस की टिकट कहीं नहीं मिली। ये एक ट्रैवल एजेंट के पास गए, उससे इन्होंने टिकट मांगा, लेकिन उसने कहा कि इस बार बहुत ज्यादा लोगों ने टिकट किया है तो कहीं टिकट नहीं मिल रहा है। फिर ये दूसरे ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। दूसरा ट्रैवल एजेंट कहता है मेरे पास भी नहीं है, तुम किसी और के पास देख लो, शायद एक सीट मिल जाए। ऐसे करके ये 8-10 ट्रैवल एजेंट्स के पास जाते हैं और इनको कहीं टिकट नहीं मिलता है। लौट के जब ये अपने रूम पे वापस आते हैं तो इनके सारे दोस्त अपने घर जा चुके थे। और उसी रात फरिंदर सामा ये सोचते हैं कि मैं एक और हो सकता है बुकिंग वाले के यहाँ गया होता तो शायद उसके पास टिकट मिल जाता। एक्चुअली ये पूरा गेम कैसे काम करता था कि जितने ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके नोन में 4-5 बस ऑपरेटर्स होते थे, तो वो उन सबको कॉल करके पूछता था कि तुम्हारे यहाँ टिकट है, तुम्हारे यहाँ टिकट है। ऐसे ही ट्रेडिशनल मेथड काम किया करता था। इसके बाद फनिंदर सामा ने डिसाइड किया कि इंडिया का जो अभी टिकट बुकिंग सिस्टम है बस का, वो पूरी तरह से अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। सब कुछ ओल्ड मेथड से चल रहा है। आज बस ऑपरेटर को ये नहीं पता है कि उसके पास जो सीट है वो कैसे बुक होगी, और ट्रैवल एजेंट को ये नहीं पता है कि जो बस है उसमें कितनी सीट खाली है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बड़ी कमी थी। तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि इस पूरे मॉडल को ट्रांसपेरेंट कर सकता है। इसके बाद फनिंदर सामा ने अपने रूममेट्स की ही एक टीम बनाई और उनके साथ मिलकर इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाने पे काम करना शुरू किया, जिससे कि बस ऑपरेटर और जो भी ट्रैवल एजेंट होते हैं उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाया जा सके, एक ट्रांसपेरेंसी हो जाए, जिससे कि अगर बस में सीट खाली है तो एजेंट को तुरंत पता चल जाए। जब ये सिस्टम बना के बस ऑपरेटर और एजेंट के पास जाते हैं तो दोनों इसको लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस सिस्टम को उठाऊं और उसके साथ ही मैं एक लैपटॉप रखूं, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। और कोई भी इनका सिस्टम लेने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद फरिंदर जब इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं और जितने बस ड्राइवर्स हैं उन सबको मैं एक कंप्यूटर खरीद के दे दूं और जो पैसा वहां से रिकवर होगा उससे मैं अपना बिजनेस स्केल कर सकता हूं। लेकिन यहीं पे उनको एक बड़ी बात समझ में आई कि कोई भी एक बस ऑपरेटर के पास एटलीस्ट 2 बस होती है, एक इनकमिंग के लिए, एक आउटगोइंग के लिए, और एक बस का खर्च एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए आता है। तो जो बस ऑपरेटर ने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो 20-30 हजार का एक कंप्यूटर नहीं ले सकता है। यहां उनको समझ में आता है कि प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है वैल्यू एडिशन की। क्योंकि उनका वैल्यू एडिशन होगा जब उनके पास सेल्स आएगी, चाहे बस ऑपरेटर हो या फिर ट्रैवल एजेंट हो। जब उनके पास सेल्स आएगी तो वो स्मार्ट सिस्टम जरूर खरीद लेंगे। और सेल्स कैसे आएगी? जब कस्टमर आएगा। तो अब इनको समझ में आ गया था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कस्टमर को लेके आना। अब यहीं से इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया और इन्होंने पूरा फोकस कस्टमर के ऊपर करना शुरू किया। अब यहाँ पे फनिंदर सामा ने रेड बस की शुरुआत करी। रेड बस एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम था जिससे कि कोई भी कस्टमर अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर सकता था। अब पहले इन्होंने भी अपना प्रोसेस पूरा मैनुअल रखा कि कोई जब इनके यहाँ टिकट बुक करता था तो ये फोन करते थे बस ऑपरेटर को और पूछते थे तुम्हारे यहाँ सीट खाली है। तो जब वो खाली रहती थी सीट तो ये कॉल करके कंफर्म करते थे कस्टमर को कि हाँ सीट खाली है। ये वही सिस्टम था जो कि ट्रैवल एजेंट भी कर रहा था, लेकिन ट्रैवल एजेंट के यहाँ कस्टमर चल के आता था और इनके यहाँ अभी कस्टमर ऑनलाइन बुक कर रहा था। ऐसे कुछ टाइम ये करते रहे और ये कई वीसीज के पास गए फंडिंग के लिए, लेकिन सारे वीसीज ने इनको मना कर दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल मैनुअल है, तुम इसको स्केल नहीं कर पाओगे। लेकिन ये उसकी पावर जानते थे कि अगर हमारे पास कस्टमर बल्क में आ गया तो ट्रैवल एजेंट भी हमारा ही हो जाएगा और जो बस ऑपरेटर है वो भी हमारे साथ चलेगा। तो यहाँ पे जब इनके पास बहुत सारे बुकिंग्स आने शुरू हो गए तो ट्रैवल एजेंट को भी लगा कि इतने सारे बुकिंग्स इनके पास कैसे आ रहे हैं, बस ऑपरेटर को भी लगा कि इतने ज्यादा बुकिंग्स ये देते जा रहे हैं, दोनों इनके पास आते हैं। अब यहाँ पे इनको समझ में आया कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें कस्टमर भी है, बस ऑपरेटर है और इसके साथ ट्रैवल एजेंट है। अब इन तीनों के बीच में अगर हमने ट्रांसपेरेंसी बना दी तो सारा सिस्टम ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बस ऑपरेटर्स के लिए एक लाइव सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया बॉक्स नाम का। बॉक्स के थ्रू कोई भी बस ऑपरेटर देख सकता है कि कितनी सीटें बुक है, कितनी सीटें खाली है उसके बस में। इसके साथ ही इन्होंने ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी सीट सेलर बनाया,
जिससे कि कोई भी ट्रैवल एजेंट इन्हीं के प्लेटफॉर्म के थ्रू टिकट बुक करे और जिसका इन्हें कुछ % कमीशन मिल जाएगा। हम रेवेन्यू पे आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे कस्टमर को भी इजी हो गया था क्योंकि रेड बस से वो बुक करता था, बॉक्स सिस्टम भी बहुत इजी था बस ऑपरेटर के लिए और ट्रैवल एजेंट के लिए भी सीट सेलर आ चुका था। तो पूरा इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंट यहाँ हो गया। अब दोस्तों अगर हम इसको बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट का काम इनको खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि लोग इजीली यहाँ पे रेड बस से टिकट बुक करता कस्टमर और वो सीधा बस ऑपरेटर के पास जाता। अब यहाँ पे सिस्टम में एक आदमी एक्स्ट्रा है, तो कोई भी अगर स्टार्टअप होता तो वो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स को बाहर कर देता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने एक बड़ा गेम प्लान बनाया। उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं ये इंडिया के कोने कोने में जाके बैठे हुए हैं और उस समय 2006-07 का साल था जब बहुत कम लोग ऑनलाइन टिकट बुक किया करते थे। तो अगर ट्रैवल एजेंट को भी अगर ये अपना पार्टनर बना लेंगे तो ये रातों रात इंडिया के हर एक छोटे छोटे गांव और शहर में पहुंच जाएंगे और अगर ये उनको रिप्लेस करते हैं तो इनको स्केल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों यही पावर होती है एक इकोसिस्टम बनाने की। इन्होंने सबको साथ में लिया और सबको अपना पार्टनर बना लिया, जिस वजह से रेड बस बहुत तेजी से इंडिया में पॉपुलर हुई। अब यहाँ पे इन्होंने एक और नीड रियलाइज की थी कि इंडिया में ज्यादातर ट्रैवल एजेंट्स और बस ऑपरेटर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कलर्स का यूज करना शुरू किया, जैसे कि पिंक कलर से अगर शो करता था तो वो मतलब किसी वुमेन ने टिकट बुक किया है, डिफरेंटली एबल्ड के लिए अलग टाइप की टिकट बुकिंग है, या फिर कोई ओल्ड जनरेशन है तो उसके लिए अलग टाइप का कलर इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। कोई टिकट अगर बुक हो गई है तो उसको रेड कलर से कर दिया, कोई टिकट अगर खाली है तो उसे ग्रीन कलर से शो कर दिया। तो अब इससे ना लोग कलर से इजीली समझना शुरू कर दिए। जिसे सॉफ्टवेयर चलाने नहीं भी आता था वो भी कलर देख के बता देता था ग्रीन है तो मतलब इतनी सीटें खाली हैं। इसके बाद 2007 से इन्होंने कई राउंड ऑफ फंडिंग जनरेट किया और इनका सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा था और इसके बाद गो आईबीबो ने इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। अब अगर हम इनका रेवेन्यू सिस्टम भी समझने की कोशिश करें तो ये कई तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो भी बस ऑपरेटर इनका सॉफ्टवेयर यूज करता है वो ईयरली इनको एक फीस देता है। जो भी ट्रैवल एजेंट इनके सिस्टम के थ्रू कोई टिकट बुक करता है वो 10 से 20% कमीशन इनको देता है। और तीसरा, अगर कस्टमर इनके थ्रू बुक करता है तो वहां पे तो एक इनको मेजर सम ऑफ प्रॉफिट होता है। और इसके साथ ही इन्होंने कई और सर्विसेज स्टार्ट कर दी जिस वजह से इनके प्रॉफिट लगातार बढ़ते गए हैं। अगर आप 2018 की इनकी ग्रॉस मार्जिन वैल्यू देखेंगे तो वो 50 बिलियन थी, 2020 का देखेंगे तो वो बढ़ के करीब 57 बिलियन हो गया। अब रेडबस को एक्वायर करने के बाद गो आईबीबो यहीं पे नहीं रुका, उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई नई प्रॉब्लम्स देखी और उनसे सॉल्व करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने रियलाइज किया कि कोई भी जब बस बुक करता है तो जब वो सीट पे जाता है तो अक्सर देखता है कि वहां पे गंदगी है या फिर जो बस ड्राइवर है वो डिसिप्लिन में बस नहीं चला रहा है, बस लेट चल रही है, या कुछ लोग उसमें नशा करके भी बैठ गए हैं। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स लोगों को दिखाई देती थी। तो इसके लिए उन्होंने रिव्यूज और रेटिंग का सिस्टम शुरू कर दिया कि मतलब कोई भी बस को आप रेट कर सकते हैं कि इनकी सर्विसेज कैसी हैं, या फिर कोई अपना कमेंट लिख सकता है, जिस वजह से बस ड्राइवर भी डिसिप्लिन में आएंगे, बस में बैठने वाले लोग भी बहुत डिसिप्लिन में रहेंगे। और ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम किया। ये सिस्टम आप अमेजॉन में भी देखेंगे। कोई भी कंपनी अगर फीडबैक सिस्टम कस्टमर से चालू कर देती है तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तेजी से ग्रो करती है और वही रेडबस के साथ हुआ। अगली प्रॉब्लम इन्होंने रियलाइज किया, कस्टमर को ट्रैकिंग नहीं होता है। कस्टमर को ये नहीं पता है कि बस कहां पे है। जो बस के अंदर बैठा है उसको भी रात में नहीं पता होता है कि मैं कहां तक पहुंचा, या अगर उसके फैमिली का कोई उसका वेट कर रहा है तो उसे नहीं पता होता है कि बस कितने देर में जाएगी। अगर बस कोई खराब रूट पे है जहां पे कॉल नहीं लग सकता है तो वो आदमी को फोन करके नहीं पूछ सकता है। इसलिए इन्होंने लाइव बस ट्रैकिंग का फीचर लॉन्च कर दिया रेड बस में कि अगर आप बस में बैठे हैं तो आप डायरेक्टली बस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बस कहां पे है। इसके साथ ही इन्होंने एक और प्रॉब्लम रियलाइज किया कि अक्सर लोग ट्रेन में भी ट्रेवल करते हैं और उसके बाद वो उतरने के बाद वो बस बुक किया करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट माइल डिलीवरी का इंडिया में बहुत सालों से बड़ा प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। इसके लिए इन्होंने रेड रेल नाम की सर्विस चालू की। अब इससे क्या है कि आप उसी ऐप से आप अपना रेल का भी टिकट बुक करिए और उसके बाद आपको जहां उतर के आपको बस पकड़नी है आप अपना बस भी बुक कर सकते हैं। तो मतलब आप पूरी ट्रेवल एक साथ कर सकते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने अब कैब के भी फीचर लॉन्च करना शुरू कर दिया है कि मतलब कस्टमर को अपने घर तक की पूरी सुविधा ये एक रेड बस से मिल सके। तो इस तरीके से ये मॉडल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर हम देखें कि ज्यादातर लोग इंडिया में सोचते हैं कि क्या इंडिया में प्रॉब्लम है, वो 5-10 आइडिया लेके बैठते हैं, सोचते हैं कि मैं किस पे स्टार्टअप शुरू करूं। लेकिन रेडबस की जर्नी से हमें यह समझना चाहिए कि फनिंदर सामा ने कोई बैठ के प्रॉब्लम नहीं सोचा, उन्होंने अपने लाइफ की प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम को रियलाइज किया कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बस की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, और वही उनका स्टार्टअप आइडिया बन गया। दूसरा जो बड़ा चीज है कि लोग सोचते हैं कि मैं टीम कैसे बनाऊं, तो इन्होंने अपने लाइक माइंडेड लोगों को ही अपना टीम में बना लिया। जैसे कि जो उनके रूममेट्स थे वही इनकी टीम बन चुके थे।
तो इस तरीके से आप भी अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपनी टीम बना सकते हैं और अपने जो भी आइडिया है उसको आगे ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम एक बड़ा रीजन समझे कि वैल्यू प्रपोजिशन सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। अगर आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो तुरंत बिक जाता है। जब तक ये वैल्यू नहीं ऐड कर रहे थे बस ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट को, तब तक कोई इनका सिस्टम लेने को तैयार नहीं था। जहां उनके लिए वैल्यू आ गया, वैल्यू मतलब सेल्स, सेल्स मतलब कस्टमर, जहां कस्टमर आया वहीं पे बस ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट वो दोनों इनको खोजने लगे। तो अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको खुद अगर कस्टमर तक चल के जाना हो रहा है तो आप कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जिससे कस्टमर आपको खोज के आए, तब आप एक सफल स्टार्टअप चला सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही केस स्टडीज के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।